अब भाइयों और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? भाइयों और बहनों, आज वर्तमान में यानी आज वर्तमान समय 2026 चल रहा है, जनवरी का महीना है। सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। इसी मनमुखी संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मनमुखी कार्यों का नतीजा बरवाला कांड था। इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपनी मनमानी करते हुए संत रामपाल जी के नाम की आड़ लेकर संत रामपाल जी के भोले भाले युवा भक्तों को काले कपड़े पहनकर, उनको कमांडो बनाकर, उनके हाथों में लठ पत्थर बंदूकें पेट्रोल बम देकर सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर बैठा दिया गया, खड़ा कर दिया गया, ये कहकर कि यदि पुलिस प्रशासन सतलोक आश्रम के अंदर जबरन घुसने का प्रयास करे, संत रामपाल जी को अरेस्ट करने का प्रयास करे, तो हमने जी जान से उनका मुकाबला करना है। और उसी हिंसक झड़प में 6 भक्तों की मौत हुई, 300 पुलिस वाले जख्मी हुए। और बरवाला कांड के बाद उन 6 भक्तों की मौत का मुकदमा सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लगा दिया गया। सतगुरु रामपाल जी को मर्डर के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हुई। और जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भक्तों को काले कपड़े पहनाकर एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की, कमांडो बनाए, उसके चलते प्रशासन ने सतगुरु रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, जिस मुकदमे में अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। तो ये सारी की सारी जो देन है, ये इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की है। भगत समाज से मैं प्रार्थना करूंगा, जब तक आप बरवाला कांड की जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप इस बरवाला कांड को नहीं समझेंगे, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मंसूबों को नहीं समझेंगे कि असल में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काल प्रेरणा से क्यों बनी, क्या इसका मकसद था, और जब तक आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को नहीं समझेंगे, उनकी घटिया मानसिकता को, उनके मंसूबों को नहीं समझेंगे, तब तक भाइयों और बहनों, आप कभी भी इस भक्ति मार्ग पर एक दृढ़ भगत नहीं बन सकते। आप कभी भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में शत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम साथ संगति से जुड़े हुए हजारों सत्सेवक भाई बहनों ने बरवाला कांड को समझा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के मंसूबों को समझा। तो आज हम उनकी कुसंगति का शिकार होने से बचे और आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में घर बैठकर ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति सफल कर रहे हैं। और बाकी नादान संगत अपने गुरु की गैर हाजिरी में जो इन सतलोक आश्रमों में जा रही है, दिन प्रतिदिन अपनी मर्यादा तुड़वा रही है, भक्ति और भगवान से कोसों दूर होती जा रही है। तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे राजनीतिक संगठन को समझना अति आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यही जानेंगे कि सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी परमेश्वर जी की आज्ञा के विरुद्ध संत रामपाल जी के परिवार ने क्यों इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे मनवस संगठन को जन्म दिया और इन्होंने इसके क्या क्या नियम बनाए हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही आज दिनांक 14/8/2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हजारों की संख्या में मानसरोवर पार्क रोहतक हरियाणा में एकत्रित हुए। आपस में चर्चा के दौरान सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असहनीय राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की बर्बरता का मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो सत्य आधारित ज्ञान के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए समिति में अन्य लोगों को शामिल करने का प्रयास भी जारी रखे।
ये इसकी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की भूमिका है, इसकी ये प्रस्तावना है। इन लोगों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध खुद ही देश और दुनिया को सुधारने का ठेका लेते हुए इस संगठन का निर्माण किया। ये मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, भाई बहन पढ़ सकते हैं इसको। इस समिति को समझने के लिए भाई और बहनों कि ये काल प्रेरित है या फिर सतगुरु रामपाल जी के आदेश से बनाई गई होगी, हम सीधे सीधे इसके नियमों पर चलते हैं। इसका नियम नंबर 8 और नियम नंबर 12 भाई और बहनों हमें सब कुछ समझा देगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान नियम नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नियम नंबर 8 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल शतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है, जो समिति के नियमों को पूर्ण तौर से पालन करेगा। अर्थात इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने काल प्रेरणा से इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अंदर, जिसने बरवाला कांड में मुख्य भूमिका निभाई है, इस समिति में भाई और बहनों संत रामपाल जी के परिवार वालों ने बाहर के लोगों की भी एंट्री करवाई। यानी जो लोग भगत नहीं थे उन लोगों को भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से जोड़ा गया और उन लोगों को काले कमांडो बनाकर प्रशासन के साथ में लड़ने और मारने के लिए खड़ा किया गया। अरे भैया, जो व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत नहीं है, उनसे उपदेश प्राप्त नहीं है, यदि ये समिति संत रामपाल जी की है तो संत रामपाल जी तो किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल नहीं करते, अपनी किसी भी संस्था में शामिल नहीं करते। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए उपदेश लेना अनिवार्य होता है। यहां तक कि संत रामपाल जी तो उस व्यक्ति के घर का पानी भी नहीं पीते जो उनका भगत ना हो। तो यदि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम वालों के अनुसार संत रामपाल जी ने बनाई है, तो संत रामपाल जी भला अपनी नियम और मर्यादा और विधान के विपरीत किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को इस संगठन में क्यों शामिल करेंगे? इसका मतलब संत रामपाल जी का इस संगठन से कोई लेना देना नहीं। ये सारी की सारी मनमानी उनके परिवार के द्वारा की जा रही थी। कारण क्या था? ये परिवार भाई और बहनों काफी लंबे वर्षों से मर्यादाओं से दूर था। काल इनके सिर पर बैठा हुआ था और काल ने संत रामपाल जी के परिवार को मोहरा बनाया बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए। आगे 9 नंबर नियम है, 10 है, 11 है और 12। अब ये 12 नंबर नियम को ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों, आपको पता चल जाएगा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अर्थात संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संत रामपाल जी का कितना सम्मान करते हैं, संत रामपाल जी को गुरु मानते हैं, परमात्मा मानते हैं या अपने जैसा 2 कोड़ी का एक इंसान मानते हैं। पॉइंट नंबर 12, और क्या लिखा संत रामपाल जी के परिवार ने? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। क्लियर? खुद संत रामपाल जी का परिवार कह रहा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। यानी हम जो भी कुछ करेंगे अपनी मनमर्जी से करेंगे, हमें संत रामपाल जी के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है और ना हम उनसे किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश लेंगे। अरे भगत तो हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेता है। भगत तो वो होता है जो गुरु के वचन से, गुरु की आज्ञा से एक कदम भी बाहर नहीं जाता। और ये लोग साफ साफ क्या लिख रहे हैं भाई और बहनों कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई आज्ञा नहीं लेंगे। तो भला ये संगठन संत रामपाल जी का कैसे हुआ? ये संगठन तो 2010 में बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए काल ने खड़ा किया, काल ने। और इसी मनमानी के तहत भाई और बहनों बरवाला कांड के समय इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाया
उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए, झंडे पकड़ा दिए, लठ पकड़ा दिए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, हथियार पकड़ा दिए गए और पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया। क्योंकि ये लोग पहले ही लिख रहे हैं कि हम संत रामपाल जी से कोई आज्ञा नहीं लेंगे, कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। और इसीलिए भाइयों और बहनों, मीडिया के सामने बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा, जब मीडिया वाले ने पूछा कि आश्रम के बाहर जो गुंडे खड़े थे मरने मारने के लिए, तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी थी। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, वो समिति मेरी नहीं थी। अर्थात हमारे गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ मीडिया को कहा वो परम सत्य कहा, क्योंकि यहां पर सारी की सारी मनमानियां ये आश्रम वाले कर रहे थे। ये आश्रम वाले खुद ही कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। तो भला समिति संत रामपाल जी की कैसे हुई? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। इन लोगों ने तो गुरु का गुरु बनकर गुरु को एक सेवा दे दी, संत रामपाल जी को उसका कार्य याद दिला दिया कि संत रामपाल जी का क्या काम रहेगा? सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग करना और आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देना, केवल संत रामपाल जी का यही काम रहेगा। अरे हमने तो सुना था कि गुरु अपने भक्तों को सेवा बांटता है। यहां तो इन नालायकों ने अपने गुरु को सेवा दे दी कि गुरु का काम केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना, सत्संग करना और उपदेश देना, बस। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। अपने गुरु को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया इन गधों ने, अपने गुरु को जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं कि गुरु जी हम हैं ठेकेदार, आपको तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है, हम संभाल लेंगे शासन को, प्रशासन को, पुलिस वालों को, कोर्ट को, कचहरी को, भक्तों को, आपको हर प्रकार की जिम्मेदारी से हम मुक्त करते हैं। यानी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी के परिवार वाले बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी के गुरु बने हुए थे, गुरु। और इसके बावजूद भी ये नादान संगत आज इन्हीं की पूंछ पकड़ के चल रही है। भाई और बहनों, ये खुद तो नरक की टिकट पक्का करवा चुके हैं, आप लोगों को भी नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए दास कह रहा है, यदि किसी ने सतभक्ति पर सफलता प्राप्त करनी है, गुरु के दिल में जगह बनानी है, तो सबसे पहले आपने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को समझना पड़ेगा। संत रामपाल जी के परिवार की घटिया मानसिकता को समझना पड़ेगा, जो दिखाई तो देते हैं भगत, लेकिन कार्य भक्ति विरुद्ध करवाकर भक्तों को काल के मुंह में लेकर जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट भाई और बहनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि दास आपको पूरा पढ़ाता, लेकिन समय का अभाव है और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी है। इसके अलावा भाई और बहनों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों ने उस समय गुरु का गुरु बनकर अपनी अहम भूमिका निभाई, बरवाला कांड करवाने में, 6 भक्तों को मरवाने में और सतगुरुदेव भगवान पर मर्डर का और देशद्रोह का मुकदमा लगवाने में कौन कौन लोग हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में, उन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। तो ये लिस्ट भाई और बहनों आप जियों के सामने है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, पद संख्या और पदाधिकारियों का नाम व पता देखिएगा भाई और बहनों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान कौन? भगत राम कुमार ढाका। नंबर 2 वरिष्ठ उप प्रधान कौन? भगत चांदी रामदास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। उप प्रधान कौन है? भगत वीरेंद्र दास, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान। भगत वीरेंद्र दास संत रामपाल जी का बड़ा लड़का। मनोज दास संत रामपाल जी का छोटा लड़का। और भगत महेंद्र दास, ये एक भगत है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। और भगत साहब दास, गांव खेवड़ा, तहसील राई, जिला सोनीपत, हरियाणा। इसका महासचिव कौन है? भगत बलवान दास,
गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। इसका सचिव कौन है? भगत प्रीतम दास उर्फ राज कपूर, गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। भगत पुरुषोत्तम दास, जो वर्तमान में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र को संभाल रहा है। भगत सुनील दास, संत रामपाल जी का भांजा सुनील लाठर। भगत आजाद दास, और इसके प्रचार प्रसार करने वाले कौन हैं? भगत राजेंद्र दास मोर, भगत राजकुमार दास, भगत संदीप दास। कौन संदीप दास? ये पहले ये गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर था, जिसके घर पर नाम दीक्षा केंद्र भी था, और गुड़गांव में जिसकी दांत वगैरह ठीक करने की दुकान है। भगत संदीप दास, जिसकी पत्नी का नाम है सुमन दासी, जो कि वकील है। और ये भगत अमन दास, ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये भगत रोशन दास, भगत मनोज दास, भगत सुल्तान दास, भगत राजेश दास, भगत जितेंद्र दास। एड्रेस वगैरह सबके दिए हुए हैं। भगत रणबीर दास, सोनीपत नामदान सेंटर को जो संभाल रहा है। भगत महेंद्र दास, गांव मिर्जापुर। भगत संजय दास, ये मंजू का पति है, भगत संजय। भगत वेदराम दास, हो सकता भी मर चुका होगा, काफी बूढ़ा हो चुका था 2014 के समय। ये पलवल का रहने वाला था, बाथरूम सेवा किया करता था हमारे साथ। भगत नवीन दास, भगत नरेश दास, ये पंजाब का कोऑर्डिनेटर है, नरेश दास। भगत गुरुमुख दास, भगत मंजीत दास, भगत राजदेव दास, ये बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, जिसकी अकाल मौत हुई हार्ट अटैक आने से। भगत अमिताभ दास, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। भगत संजीव दास, ये पहले उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, और वर्तमान में इसके साथ में लड़ाई झगड़ा करके, यानी जो देश राज वर्तमान में शामली आश्रम का प्रमुख बना हुआ है, जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। देश राज की और संजीव दास की आपस में शामली आश्रम में लड़ाई हुई, मार पिटाई हुई। उसके बाद देश राज को शामली आश्रम का संचालक बना दिया गया और संजीव दास को हटा दिया गया। सत्य प्रकाश दास, भगत प्रकाश दास, ये राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है राजस्थान से। भगत हीरालाल दास, भगत पवन दास, ये मैं नहीं हूं भाई और बहनों, ये भगत पवन दास है, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ का। भगत जितेंद्र दास, ये पूना से है, वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर है। भगत अनूप दास, ये भाई और बहनों पश्चिमी बंगाल में कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। भगत राजेश दास, भगत विष्णु दास, ये मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु। भगत संतोष दास, भगत संजय दास, भगत हर्षद दास पटेल, भगत विष्णु दास, भगत निरंजन दास, भगत नीरज दास, ये दिल्ली से है, जो कि वकील है। भगत रवि दास, ये पहले दिल्ली का कोऑर्डिनेटर था। भगत सांवड़ा राम दास, भगत रामदास पुत्र श्री मिल्खी राम, भगत ताराचंद दास, ये पहले जम्मू कश्मीर का कोऑर्डिनेटर था। अंत में भाई और बहनों इसकी दुर्गति से मौत हुई है। अंत में जब इसको कहीं भी कोई राहत नहीं मिली तो ये जादू जंत्र करवाने वालों के पास भी चला गया, लेकिन अंत में दुर्गति से मौत हुई जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद की। भगत जितेंद्र दास, ये कर्नाटक का स्टेट कोऑर्डिनेटर। भगत रविंद्र दास, जिला बीदर, कर्नाटक। तो ये सूची है भाई और बहनों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की। और इस समिति को मुख्य रूप से जो हैंडल कर रहा था वो संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र था। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था भाई और बहनों। और वर्तमान में इन्हीं लोगों के पीछे वर्तमान में ज्यादातर भगत समाज आंख बंद करके भेड़ चाल में चल रहा है। आए दिन मर्यादा तोड़वाकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है।